गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 11 किरण प्रकाशिकी। अभी तक हम लोगों ने पूर्णांतरिक परावर्तन प्रीवियस वीडियोस में हमने पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ा। उस पूर्णांतरिक परावर्तन के हमने उपयोग देखे। उसमें मरीचिका हम लोगों ने पढ़ा, हीरे का चमकना हमने पढ़ा, इसके अलावा प्रकाशिक तंतु हमने पढ़ा। अब जब हम प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रकाशिक तंतु के उपयोग क्या क्या है, प्रकाशिक तंतु उपयोग में कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जा सकता है। तो मैंने आपको जब उसकी थ्योरी बताई थी तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग श्रव्य और दृश्य संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किया जाता है। यानी विद्युतीय संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं, और ये बिना किसी शक्ति क्षय के, बिना किसी ऊर्जा क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के द्वारा आसानी से भेज दिया जाता है। तो पहला उपयोग तो आपका ये हो गया। दूसरा उपयोग है कि इसके द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंबों को भी दूरस्थ स्थानों पर भेजा जा सकता है आसानी से। जैसे फैक्स की हम बात करते हैं तो जो प्रतिबिंब होते हैं उन प्रतिबिंबों को भी हम दूरस्थ स्थानों पर इसकी सहायता से भेज सकते हैं। तीसरा, इनका उपयोग एंडोस्कोपी नामक चिकित्सा में भी किया जाता है। एंडोस्कोपी जैसे कि कई लोगों के पेट की बीमारी होती है, पेट के अंदर कुछ ना कुछ खराबी होती है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, पाइप डाला जाता है, उस पाइप के साथ में एक कैमरा होता है। उस कैमरे के अंदर कैमरा क्या करता है, जब प्रकाश उस पाइप के द्वारा उस कैमरे पर जाकर गिरता है तो कैमरा क्या करता है, अंदर की सारी जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी बाहर स्क्रीन पर बताना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। तो प्रकाशिक तंतु का उपयोग एंडोस्कोपी नामक चिकित्सा पद्धति में भी किया जाता है, जिससे रोगी के आमाशय, आंतों, इन भागों का निरीक्षण किया जाता है। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन की घटना का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कह सकते हैं कि जो समतल पृष्ठ होते हैं, समतल पृष्ठों पर अपवर्तन के जिन नियमों का पालन होता है, गोलीय पृष्ठों पर भी अपवर्तन के वही नियम लागू होते हैं। यानी गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के कोई नए नियम लागू नहीं होंगे, वही समतल पृष्ठ वाले नियम ही गोलीय पृष्ठों पर लागू होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एक गोलीय पृष्ठ ली, जैसे ये एक गोलीय पृष्ठ हमने ले ली यहाँ पर BD, जिसे हम नाम देते हैं BD। ये एक आपकी BD गोलीय पृष्ठ हो गई। इस गोलीय पृष्ठ पर एक सतह लेते हैं जहाँ पर हम N1 और N2, यहाँ पर N1 इधर इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक है, N2 इस वाले भाग का अपवर्तनांक है। ओके, ये डायग्राम में आप बना लें, डायग्राम में बना हुआ नहीं है। तो N1 इस वाले भाग का अपवर्तनांक है, N2 इस वाले भाग का अपवर्तनांक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को इस गोलीय पृष्ठ पर आपतित कराते हैं। तो ये एक प्रकाश की किरण आई और इस गोलीय पृष्ठ पर जाकर गिरी। ठीक है, जब ये प्रकाश की किरण इस गोलीय पृष्ठ पर जाकर गिरेगी तो जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचेगी तो इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा। लेकिन अपवर्तन किसके सापेक्ष होता है, अभिलंब के सापेक्ष। तो ये आपका अभिलंब है, ये अभिलंब है। अभिलंब कहाँ मिलता है, जाकर वक्रता केंद्र पर। तो जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तित होगी तो अपवर्तित होने के पश्चात में ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, यानी ये तो बिंब है, ऑब्जेक्ट, और अपवर्तन के पश्चात जब इस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो इसका इमेज बनेगा। तो इसका इमेज कहाँ बनता है, सपोज ये इसका इमेज बना यहाँ पर आई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एंगल है इसको हमने माना अल्फा, इसको नाम दे देते हैं हम अल्फा। इस वाले एंगल को हम नाम दे देते हैं बीटा, और इस वाले एंगल को हम नाम दे देते हैं गामा। ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हुई है तो आपतित किरण अभिलंब के सापेक्ष आपतन कोण बनाती है, ये I, और अपवर्तित हुई है तो अपवर्तित कोण बनाएगी R। तो ये तो हो गया आपका आपतन कोण, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, तो वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा आप चेंजेस करेंगे डायग्राम के अंदर। N1 और N2 अपवर्तनांक भी चित्र में बना लेंगे। ठीक है, तो हमने एक गोलीय पृष्ठ लिया यहाँ पर BD। इस गोलीय पृष्ठ के ऊपर एक बिंब O से एक प्रकाश की किरण आपतित होती है जो जाकर इस गोलीय पृष्ठ पर जाकर गिरती है। गोलीय पृष्ठ पर गिरने के पश्चात इसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन होने के पश्चात ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाती है, I पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो द्वारक है, इस गोलीय पृष्ठ का जो द्वारक है, ये द्वारक हम अत्यधिक छोटा लेते हैं।
द्वारक अत्यधिक छोटा लेने के कारण से जो ये कोण है अल्फा, बीटा और गामा, ये अत्यल्प बनते हैं, यानी अत्यंत लघु कोण हो जाते हैं द्वारक के छोटा होने के कारण से। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि अगर द्वारक अत्यधिक छोटा है तो जो अल्फा, बीटा, गामा है ये भी न्यून होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम द्वारक तो द्वारक अत्यधिक छोटा होने के कारण से जो कोण है अल्फा, बीटा, गामा, ये हमें क्या प्राप्त होते हैं? अत्यल्प प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जैसे सपोज दैट ये एंगल है आपका P, यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया ये। अब यहाँ द्वारक छोटा है तो ये बिंदु और ये बिंदु अत्यधिक समीप होंगे, तो P को भी मैं एक परपेंडिकुलर लाइन के समान मान सकता हूँ। तो ये दोनों बिंदु अत्यधिक समीप होने की वजह से ये परपेंडिकुलर लाइन के समान हम मान सकते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं tan एंगल DOP। कौन सा कोण लिया मैंने? tan एंगल DOP। तो tan एंगल DOP, तो DOP कौन सा एंगल है? ये अल्फा, तो ये हो गया tan अल्फा। ठीक है, और tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लंब बटे आधार, तो DP अपॉन OP। ठीक है, ये हो गया आपका DP अपॉन OP। इसी तरह से एक और एंगल लेते हैं हम tan एंगल DCP। ये C है, सॉरी ये हाँ DC, इस D को यहाँ होना है, D सतह है, तो DCP। ठीक है, तो एंगल DCP में क्या होगा? tan बीटा, tan बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? DP अपॉन PC। ठीक है, और एक और एंगल लेते हैं हम यहाँ पर tan DIP। एंगल लेंगे यहाँ से tan एंगल DIP, तो DIP एंगल कौन है? गामा, तो tan गामा इक्वल्स क्या हो जाएगा? DP अपॉन PI। तो ये tan गामा इक्वल्स DP अपॉन PI। ठीक है, तो ये तीन एंगल्स हमने ले लिए और हमें ये पता है कि ये तीनों एंगल द्वारक छोटा होने के कारण से अत्यल्प हैं। तो अगर ये कोण अत्यल्प हैं तो फिर हम जानते हैं कि tan अल्फा लगभग किसके बराबर होगा? अल्फा के, बीटा के और गामा के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ ODC की, तो इस ODC में जो एंगल I है वो बाह्य कोण है भाई। त्रिभुज ODC में एंगल I बाह्य कोण है। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं त्रिभुज ODC में एंगल I बाह्य कोण है। ठीक है, अब एंगल I अगर बाह्य कोण है तो गणित का सिद्धांत क्या कहता है कि बाह्य कोण का मान आंतरिक कोणों के योगों के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ I इक्वल्स टू आंतरिक कोण कौन है? अल्फा और बीटा, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, इसी के बराबर होगा, आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अब हम क्या कहते हैं, चूंकि कोण अत्यल्प है इसीलिए यहां पर tan थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। तो चूंकि कोण अत्यल्प है अतः tan थीटा लगभग बराबर हो गया थीटा के। तो समीकरण दे देते हैं हमको 1, 2 और 3। ठीक है, और ये समीकरण हो गई आपकी 4। तो समीकरण 1 और 2 का मान किस में रख देंगे हम? 4 में। क्यों रख देंगे? क्योंकि tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा और tan बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे समीकरण 1 व 2 का मान 4 में, तो 1 और 2 का मान 4 में रखते हैं तो एंगल ऑफ I इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू कितनी है? DP अपॉन OP प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? DP अपॉन PC। ठीक है, तो DP अपॉन OP प्लस DP अपॉन CP।
तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 5। इसी तरह से वापस हम बात करते हैं त्रिभुज DCI की। तो त्रिभुज DCI में बाह्य कोण कौन है? बीटा, है ना। DCI में बाह्य कोण बीटा है। अब अगर ये बाह्य कोण बीटा है तो एंगल ऑफ बीटा इक्वल्स टू R प्लस गामा, ठीक है। तो यहां से हम एंगल ऑफ R की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा? बीटा माइनस गामा, ठीक। तो ये हो गई इक्वेशन आपकी कौन सी? 6। अब इस बीटा और गामा का मान भी हम कहां से रख देंगे? समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 व 3 से मान 6 में रखने पर, तो 2 और 3 के मान बताएगा हम किस में रख देंगे? 6 में। तो एंगल ऑफ R इक्वल्स टू, बीटा की वैल्यू कितनी है? बीटा की वैल्यू है आपकी dp/pc माइनस गामा की वैल्यू कितनी है? गामा की वैल्यू है आपकी dp/pi। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 7, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास में आपतन कोण का मान आ गया, यहां पर हमारे पास में अपवर्तन कोण का मान आ गया। तो अब हम अपवर्तन का नियम लगाते हैं। अपवर्तन का नियम क्या है? या तो तीनों रेखाएं एक ही तल में होती है और दूसरा स्नेल का नियम। तो यहां हम स्नेल का नियम काम में लेते हैं। तो स्नेल के नियम से क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N2 बाय N1। साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N2 बाय N1। तो यहां से क्या हो जाएगा? N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R। वापस भाई कोण अल्प है क्योंकि द्वारक छोटा है, तो साइन I इक्वल्स टू I और साइन R इक्वल्स टू R, क्योंकि कोण अत्यल्प होने के कारण से लगभग ये इसके बराबर हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बचा अपने पास में? N1I इक्वल्स टू N2R, ये बचा। अब I और R के मान उठा के हम यहां रख देंगे। तो जब I और R के मान हम यहां रखते हैं तो N1 I का मान कितना है? dp/OP प्लस dp/PC, और R का मान कितना है? dp/CP या PC माइनस dp/PI, ठीक है। तो ये हमने N1I और N2R के मान लिख दिए। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में यहां हम ध्यान दें तो ये dp/PC इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इस वाली टर्म को तो ले आओ इधर और इसको भेज दो उधर, ट्रांसफर कर देते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका N1 ले लिया हमने, तो N1 ले लिया तो ये क्या हो गया? 1/, dp तो सब में कैंसिल हो जाएगा, dp तो सब में कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 1/OP, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा प्लस 1/PC इक्वल्स टू N2 1/PC माइनस 1/PI, ठीक है। ये dp कैंसिल कर दिया हमने। इसके बाद में अब इसको चाहें तो हम N1 और N2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो N1/OP प्लस N1/PC इक्वल्स टू N2/PC माइनस N2/PI, ठीक है। अब यहां चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम करते हैं। चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम करते हैं तो यहां से ये पोल है, एक तरह से देखा जाए तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी u, इमेज की दूरी v और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी r, यही होती है। बिंब की दूरी तो u, प्रतिबिंब की दूरी v और वक्रता केंद्र की दूरी r, ठीक है। इनके मान यहां पर रख देते हैं। अच्छा, चिन्ह परिपाटी का भी उपयोग करना है हमें, तो यहां पर OP इक्वल्स तो क्या होगा? माइनस u, क्यों? क्योंकि यहां पर जो गोलीय पृष्ठ है उसके बाईं ओर है, तो बाईं ओर होने की वजह से नेगेटिव हो गया।
PC प्लस आर और PIV प्लस B। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इन सब वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब हम इसे पुट करेंगे तो माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन r इक्वल्स टू n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन v। ठीक है, अब n2 अपॉन v वाली टर्म को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, और इस वाली टर्म को उधर भेज दो तो n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब इसको और सॉल्व करना अगर हम चाहें तो यहां से n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल्स टू n2 कॉमन ले लिया हमने, n2 कॉमन ले लिया तो सॉरी n1 कॉमन ले लिया तो यहां हो गया आपका n2 बाई n1 माइनस 1 बाई r। ठीक है, तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो, वैसे तो ये फॉर्मूला यही बन गया है, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो n2 बाई v n1 बाई u n1 बाई r ये हो जाएगा n2 1 माइनस। तो ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है। बेसिकली ये फॉर्मूला ही वर्क करता है और सभी गोलीय पृष्ठों के लिए यही फॉर्मूला काम में आता है। ठीक है, तो ये गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन को दर्शाने वाला फॉर्मूला है, जिसमें n1 और n2 दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक हैं, u बिंब की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और r वक्रता त्रिज्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब लेंस। ओके, तो लेंस हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है लाइट वाले चैप्टर के अंदर। लेंस होता क्या है? लेंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे दर्पण होता है तो दर्पण में तो एक ही सतह होती है, दूसरी सतह पर पॉलिश की हुई होती है, जबकि लेंस एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर दो वक्रीय पृष्ठ अथवा एक वक्रीय और एक समतल अथवा दोनों समतल समांगी पारदर्शक माध्यम से घिरे हुए होते हैं, फलके होती हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो लेंस को अगर हम परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं दो वक्र अथवा एक वक्र और एक समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शक माध्यम को लेंस कहते हैं। या तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा हुआ हो या एक वक्रीय या एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ हो, और माध्यम कैसा होना चाहिए? समांगी और पारदर्शक। समांगी का मतलब एक ही जैसा, और पारदर्शक माध्यम मतलब जिससे आर पार देखा जा सके। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस वक्रीय भी हो सकते हैं, गोलीय भी हो सकते हैं, परवलयाकार भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी हो सकते हैं, यानी लेंस किसी भी आकार के हो सकते हैं। जनरली जो लेंस का हम उपयोग करते हैं वो वक्रीय पृष्ठ गोलाकार लेंस हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब लेंसों के प्रकार की हम बात करते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। अगर हम उत्तल लेंस को डिफाइन करते हैं तो उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है जो लेंस किनारों पर से पतले एवं बीच में से मोटे होते हैं, वे उत्तल लेंस कहते हैं। इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं हम? किनारों से तो पतले और बीच से मोटे। तो यहाँ उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस किनारों से पतले और मध्य से मोटे, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब अगर हम उत्तल लेंस के टाइप्स की बात करें, उत्तल लेंस को अगर हम ब्रेक करते हैं, इनको टाइप में बदलते हैं, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब तीन प्रकार के उत्तल लेंसों की अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के उत्तल लेंसों में सबसे पहला आता है उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस। पहला लिखते हैं हम उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस।
लेंस। अब ये उभयोत्तल और द्विउत्तल क्या होता है? नाम से पता लग रहा है उभयोत्तल यानी जिसके दोनों तल उत्तल हों उसे उभयोत्तल कहते हैं, या द्विउत्तल का मतलब भी जिसके दोनों तल उत्तल हों वो द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस कहलाते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि जब लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं तो वह उभयोत्तल लेंस कहलाता है, और दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं वो भी समान हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। भाई ये जरूरी नहीं है कि समान ही हो। पहली चीज तो दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? उत्तल होंगे। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। समान वक्रता त्रिज्याओं वाले जो लेंस होते हैं उन लेंसों को हम समतलोत्तल या समद्विउत्तल लेंस कहते हैं। तो समतलोत्तल या समद्विउत्तल लेंस कैसे बनते हैं? कुछ इस तरह से, ठीक है, जिनकी दोनों पृष्ठ क्या रहती हैं? उत्तल। इधर की वक्रता त्रिज्या R1 और इधर की वक्रता त्रिज्या R2, तो ये समतलोत्तल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में समतलोत्तल नहीं सॉरी उभयोत्तल लेंस कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं समतलोत्तल लेंस की। तो समतलोत्तल लेंस क्या होते हैं? जैसे नाम से पता लग रहा है एक सतह तो समतल और एक सतह कैसी होती है? उत्तल, उसे हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ये इस तरह से एक सतह तो समतल और एक सतह उत्तल, ये समतलोत्तल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो समतल पृष्ठ होता है, इस समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है, ये याद रखिएगा, ये जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो समतल पृष्ठ जो होता है, समतल पृष्ठ की इंपॉर्टेंट है, समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कैसी होती है? अनंत होती है। तो दो तरह के लेंस हो गए, उभयोत्तल हो गया, समतलोत्तल हो गया। तीसरा आता है अवतलोत्तल लेंस, यानी जिसका एक सतह अवतल हो और एक सतह उत्तल हो, ऐसे लेंसों को अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। और इन लेंसों की जो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर यह आपका अवतलोत्तल लेंस है, जिसकी एक सतह अवतल है और एक सतह उत्तल है, और इनकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम अवतल लेंस पर। अवतल लेंस होता क्या है? उत्तल लेंस में तो हमने कहा जिसके बाहरी किनारे पतले और मध्य का किनारा मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि बाहरी किनारा मोटा और मध्य का किनारा पतला होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, उसे अभिसारी कहते थे और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहले उभयावतल या द्विअवतल। तो उभयावतल या द्विअवतल में क्या होता है? ये दोनों ही लेंस इस तरह से, ये दोनों ही लेंस कौन सा लेंस है? अवतल। तो दोनों ही तल कैसे होते हैं? अवतल होते हैं, इसलिए इनको उभयावतल या फिर द्विअवतल लेंस कहते हैं। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कैसी होती हैं? समान भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका समतलावतल। तो समतलावतल में एक तल तो समतल और दूसरा तल अवतल, तो ये समतलावतल लेंस होता है। इसमें भी समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। इसके बाद में आता है उत्तलावतल। उत्तलावतल में एक तल उत्तल और एक तल अवतल, ये उत्तलावतल होता है, ठीक है। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो इस प्रकार से इन लेंसों के प्रकार होते हैं, जिनमें हम अलग अलग भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं। जैसे हमने बात की उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार और अवतल लेंस के भी तीन प्रकार। अब बोर्ड एग्जाम में जो जनरल क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेंस सूत्र का, कि लेंस सूत्र होता क्या है। तो अब हम लेंस सूत्र निकालेंगे, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि लेंस सूत्र कैसे इवेल्युएट किया जाता है और होता क्या है। वैसे तो आप लोग बहुत जनरली जानते होंगे लेंस सूत्र तो 1/f = 1/v - 1/u, लेकिन ये निकलता कैसे है, इवेल्युएट कैसे होता है, तो इसको हम देखेंगे। हमारा टॉपिक है
पतले लेंस द्वारा अपवर्तन या फिर लेंस सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करने के लिए हम एक उभयोत्तल लेंस लेते हैं। अवतलोत्तल भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, उभयोत्तल लेंस लेते हैं। तो किसी भी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करने के लिए हम एक उभयोत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इस उभयोत्तल लेंस का अपवर्तनांक n2 है, जो n1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम में रखा है, ठीक है। तो ये आपका उभयोत्तल लेंस है, इसका खुद का अपवर्तनांक कितना है, n2, कि कांच है तो इसका अपवर्तनांक है n2, और ये n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ है। ये n1 अपवर्तनांक विरल माध्यम है जिसके अंदर ये लेंस रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, देखो, सबसे पहले एक प्रकाश की किरण जो लेंस के प्रथम और द्वितीय पृष्ठ, अब ये दो पृष्ठ हो गए यहाँ पर, इनके ध्रुव हमने क्या क्या माने, एक का माना P1 और एक का माना P2। तो इन लेंसों के दोनों पृष्ठों के जो ध्रुव हैं वो P1 और P2 हम यहाँ पर लेते हैं, और इनकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो कितनी है, R1 और R2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण चली, ये आकर यहाँ गिरी और यहाँ से इमेज बनी। ये जनरल थिंग हो गई, जनरल चीज हो गई कि यहाँ पर एक आपके पास में उभयावतल लेंस है, उभयोत्तल लेंस है, उस उभयोत्तल लेंस पर एक प्रकाश की किरण बिंब से चली, इस पर इसके प्रकाशिक अक्ष पर जाकर गिरी, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के फलस्वरूप यहाँ से हमें इमेज मिल गई, ठीक है। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी u बिंब की दूरी, और ये दूरी v प्रतिबिंब की दूरी, ये आपके यहाँ पर हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये इसका नॉर्मल है, ये n1 मान लिया, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल बनेगा ये इस तरह से, तो ये हो गया n1, और ये वाला नॉर्मल होगा n2, ये इस तरह से बनेगा। तो ये इसके नॉर्मल पॉइंट हो गए n1 एंड n2, ठीक है। तो प्रतिबिंब निर्माण की जब हम बात करते हैं, तो प्रतिबिंब निर्माण में जब आप समझिएगा थोड़ी सी चीज जो मैं कह रहा हूँ आपसे, कि आपने लेंस रखा, लेंस रखने के बाद में ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण चली, ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरण उस लेंस पर आपतित हुई, और लेंस पर आपतित होने के पश्चात उसका अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के पश्चात उसने इमेज आई बनाई, ठीक है। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट इमेज ही हमें दिखाई देती है, लेकिन इस लेंस के अंदर क्या क्रिया हुई जिसके द्वारा इस इमेज आई का निर्माण हुआ, तो इस क्रिया को देखने के लिए हम इस लेंस को दो चरणों में, दो भागों में विभक्त कर देते हैं। भाई हमें तो ये देखना है एक्चुअलिटी में कि ये इमेज आई बनी कैसे, ठीक है। आप तो लेंस के ऊपर आपने प्रकाश की किरण आपतित कर दी, उस आपतित किरण का अपवर्तन हुआ और अपवर्तन किरण से इमेज बन गई, सीधी सी बात है। लेकिन ये बनी कैसे, तो इसको बनने को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, गोलीय पृष्ठ को दो पृष्ठों में विभक्त कर देते हैं। अब दो पृष्ठ यहाँ पर हम कौन कौन से लेते हैं, देखिएगा, इसको नाम दे देते हैं हम A और इसको नाम दे देते हैं हम B। तो पहला पृष्ठ तो हम लेते हैं AP1B और दूसरा पृष्ठ हम लेते हैं AP2B, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं प्रतिबिंब निर्माण हेतु लेंस को दो पृष्ठों AP1B और AP2B में विभक्त करते हैं, ठीक है। तो अब लेंस को हम दो पृष्ठों में विभक्त कर रहे हैं, किस किस में, एक तो AP1B में और एक विभक्त कर रहे हैं AP2B में, ठीक, विभक्त करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला भाग हम उठाते हैं AP1B का, तो ये आपका AP1B, ठीक है। ये पहला भाग हमने ले लिया AP1B। इस AP1B भाग पर एक ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण चलेगी,
ये जाकर इसके ऊपर आपतित हुई, ठीक है, ये इसका अभिलंब है। अभिलंब जो होता है वो हमेशा गोलीय पृष्ठ के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलता है, वक्रता केंद्र पर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई N1 और यहां से इसका जो इमेज बना इस पृष्ठ की वजह से, पहले पृष्ठ की वजह से ये इमेज बना आपका I1, ठीक है। इस इमेज को हमने क्या बोल दिया, I1 या I डैश बोल दो, जो भी आप बोलना चाहो। जैसे हमने डायग्राम में I डैश बोल रखा है तो I डैश हमने इसको बोल दिया, ओके। पहला प्रश्न लिया है AP1B, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये है U, यहां से यहां तक की दूरी को हमने ले लिया R और यहां से यहां तक की दूरी को हमने ले लिया V1, ठीक है। इसको हम R1 कह देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जब हम बात करते हैं ये प्रकाश की किरण यहां आपतित हुई तो अभिलंब के साथ इसने कोण कितना बनाया I, और ये अपवर्तित हुई यहां से तो ये कोण कितना बना R, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आपतन कोण, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण, ठीक। इसके बाद में जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पर हमने वही कहा कि मुख्य अक्ष पर कोई बिंब O रखा है, इस O से एक प्रकाश की किरण चलती है जो AP1B गोलीय पृष्ठ पर जाकर आपतित होती है और इससे प्रतिबिंब I डैश बनता है, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब I डैश है, ये समझिएगा, ये प्रतिबिंब I डैश एक्चुअलिटी में बना कहाँ है, तो ये देखिए ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है। तो ये पृष्ठ इधर से प्रकाश की किरण आकर गिरी तो ये प्रतिबिंब एक्चुअलिटी में इन दोनों पृष्ठों के मध्य में बना है। I डैश जो बना है वो इन दोनों वक्रीय पृष्ठों के मध्य में बना है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और यही आभासी प्रतिबिंब दूसरे वाले के लिए किसका काम करता है, आभासी बिंब का, क्योंकि वो हमें नजर नहीं आ रहा। भाई पहले वक्रीय पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन के फलस्वरूप कुछ ना कुछ इमेज तो बनी, तो वो इमेज दूसरे वाले के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो आभासी बिंब के समान व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर जो ये I डैश बना है ये I डैश आभासी बिंब के समान व्यवहार करता है। तो अब हम पृष्ठ AP1B की बात करते हैं। AP1B के लिए तो हम यहाँ लिखते हैं पृष्ठ AP1B के लिए, तो AP1B के लिए वापस फॉर्मूला लगाते हैं, वही जो अभी हमने पतले लेंस के लिए निकाला था, N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R, ठीक है। तो अब देखिएगा N2/V, तो N2/V कितना है P1 I डैश माइनस N1/U तो OP1, ठीक है, इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाय R1। तो ये अपने जो पतले लेंस का सूत्र है, इस पतले लेंस के सूत्र से हमने ये समीकरण प्राप्त कर ली किस पृष्ठ के लिए, AP1B के लिए, N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R1, ओके। अब हम प्रश्न लेते हैं AP2B। अब देखिएगा AP1B हो गया, अब प्रश्न हम लेते हैं यहां से AP2B, ये हमने प्रश्न लिया, ठीक है। अब इस प्रश्न के लिए जो ये I डैश है, ये I डैश एक्चुअलिटी में है कहां, यहां अंदर, लेकिन हम इसे दोनों पृष्ठों के मध्य में नहीं दिखा सकते, इसलिए I डैश को मैंने यहां मान लिया। यहां से ये प्रकाश की किरण I डैश वास्तव से अंदर से आ रही है, ठीक है, अंदर से आएगी और यहां से इसका क्या होगा, ये इसका अभिलंब हो गया C2, ये डिस्टेंस हो गई आपकी R2, यहां से इसका अपवर्तन हुआ और ये यहां प्रतिबिंब बनाया इसने I। अब कंफ्यूज ये मत होना कि सर ये अपवर्तन थोड़ी है, तो परावर्तन है, टकराए और टकरा के इधर आ गई। भाई ये I डैश में फिर रिपीट कर रहा हूं, ये I डैश अंदर है, अंदर से प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर गिरी और इसने प्रतिबिंब बनाया I, ठीक है। अब ये जो I डैश है, ये I डैश किसका काम कर रहा है, आभासी बिंब का, किसके लिए, AP2B के लिए। तो इसकी दूरी तो हो गई V डैश, V1 सॉरी, और ये दूरी हो गई तुम्हारी V, जो फाइनल प्रतिबिंब की दूरी आई, ये दूरी कितनी हो गई तुम्हारी V, और ये वक्रता त्रिज्या हो गई R2, ठीक है। तो वापस वही पतले लेंस का जो सूत्र था वही उपयोग में लेते हैं। तो AP2B के लिए
अब थोड़ा सा समझिएगा, पहले ये चित्र था n1 n2 n1, जब मैं यहां से यहां जा रहा था तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u आ रहा था। अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u आएगा। दोबारा n1 n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। अब यहां से यहां तो n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u, फॉर्मूला ये बनेगा। भाई अपवर्तन देखा जाएगा किरण का किधर से किधर हो रहा है, तो n1 अपॉन v आएगा तो n1 अपॉन p2 i माइनस n2 अपॉन p2 i डैश और n1 माइनस n2 अपॉन r2। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन आपकी 2, सिंपल। अब हम कह रहे हैं कि अगर लेंस बहुत ज्यादा पतला है, जैसे लेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमने कहा कि लेंस अत्यधिक पतला है इस तरह से, तो लेंस पतला होने की वजह से क्या होगा, ये P1 है और ये P2 है, तो P1 I डैश अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, P2 I डैश के, क्योंकि अगर अत्यधिक पतला हुआ तो P1 और P2 एक दूसरे के पास हो जाएंगे, और P1 और P2 अगर एक दूसरे के पास हो गए तो P1 I डैश लगभग किसके बराबर हो जाएगा, P2 I डैश के। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, देखिएगा। ओके, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं। अब यहां पर P1 I डैश और P2 I डैश तो हमने एक दूसरे के बराबर माने हैं, तो यहां पर चाहो तो आप डायरेक्टली P1 I डैश और P2 I डैश को रख सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। तो ये P1 I डैश ही हो जाएगा यहां पर भी, क्योंकि P1 I डैश और P2 I डैश बराबर है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर P1 I डैश लिख देता हूं। ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए आपके। अब बचा क्या आपका n1, आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, n1 कॉमन आ गया आपका, इधर से n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, अब यहां पर हम क्या काम में लेते हैं, साइन कन्वेंशन काम में लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन जब हम काम में लेंगे तो चिन्ह परिपाटी से OP क्या है, बिंब की दूरी u। अब आप ये सोचेंगे कि सर बिंब की दूरी तो नेगेटिव होनी चाहिए, डेफिनेटली यू आर करेक्ट, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये पहले ही नेगेटिव मान के हम निकाल चुके हैं, इसलिए बार बार नेगेटिव पुट नहीं करना है। पहले ही आप बिंब की दूरी नेगेटिव मान के फॉर्मूला निकाल चुके हो पतले लेंस के सूत्र में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये दूरियां पॉजिटिव ही चलेंगी, तो OP तो हो गया u आपका, P2i हो गया आपका v। तो अब इसको जब वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये n1 इक्वल्स टू, यहां से भी n1 कॉमन ले लो, और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, ये आ गया, यहां पे n1 से n1 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहां पर n2 बाय n1 किसके बराबर है, n2 1 के बराबर, तो यहां पे वन अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जैसे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू n21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये हमारा फॉर्मूला ये है। यहां हम कहते हैं कि अगर बिंब अनंत पर रखा हुआ हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पे, तो हम लिखते हैं यदि
तब u इक्वल्स टू इंफिनिटी पर v इक्वल्स टू क्या आ गया f। अगर बिंब इंफिनिटी पे है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा। तो इस फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू रखते हैं, इसको समीकरण दे देते हैं हम कुछ भी, जैसे इसको समीकरण हमने दे रखी है 3, तो 3 में जब ये मान रखेंगे तो 1/f माइनस 1/इंफिनिटी ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण 4 और समीकरण 3 की तुलना कर लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 की तुलना से, तो जब समीकरण 3 और 4 की तुलना करोगे तो राइट हैंड साइड वाले जो टर्म है ये दोनों का आपस में इक्वल है, तो ये तो खत्म। इधर क्या बचा आपका 1/f, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जिसे हम क्या कहते हैं लेंस सूत्र। यही आपका क्या कहलाता है लेंस सूत्र कहलाता है। और ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले को लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। तो इस लेंस मेकर सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर लेंस सूत्र को इवेल्युएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी रेखीय आवर्धन आता है, जैसे हमने दर्पण में रेखीय आवर्धन पढ़ा था, उसी तरह से लेंस में भी रेखीय आवर्धन आता है। तो रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन वही स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसमें और दर्पण में सिर्फ इतना सा अंतर आता है कि दर्पण में जो ऑब्जेक्ट और इमेज का हम लेते हैं वो -v/u आता है, जबकि लेंस के अंदर +v/u हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना सा ध्यान रखना है हमें कि रेखीय आवर्धन जो है वो v/u होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होंगे वो सीधे होंगे, तो उनके लिए m आपका पॉजिटिव आएगा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं तो m आपके लिए क्या आएगा ऋणात्मक आएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।